बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की डिस्कशन के अंदर हम CFEP 1 दादा से एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की विंटर 2025 की अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंसोलिडेशन के टॉपिक से पर्टेन करता है और हर पास पेपर के क्वेश्चन से पहले मैं हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूँ कि अगर आप ये सवाल पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए हरगिज़ ये रिकमेंडेड नहीं है कि डायरेक्टली आप इसका वीडियो सोल्यूशन या PDF सोल्यूशन रेफ़र कर लें। आपको चाहिए कि पहले आप इस सवाल को खुद से एक दफ़ा अच्छे से रीड करें और खुद से ट्राई करें, खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपसे ये सवाल नहीं होता तभी आपने इसका PDF या वीडियो सोल्यूशन रेफ़र करना है। डायरेक्टली अगर आप इसका सोल्यूशन देख लेते तो एज सच इस सवाल से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, एक तरह से ये सवाल आप ज़ाया कर देंगे। एनीवे, रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कहता है द फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डक लिमिटेड, DL, स्वान लिमिटेड, SL एंड क्रेन लिमिटेड CL एज एट 31 दिसंबर 2024। हमारे पास तीन कंपनीज़ की बैलेंस शीट, तीन कंपनीज़ की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अवेलेबल है। डक लिमिटेड, स्वान लिमिटेड और क्रेन लिमिटेड। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। अच्छा, बैलेंस शीट को देखकर DL और SL जो है इसकी तो लोकल करेंसी रुपीज़ है, जबकि CL की लोकल करेंसी, CA की जो अपनी करेंसी है वो FC डॉलर्स है। सवाल की इन्फॉर्मेशन को रीड करने से पहले अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करूं, 25 मार्क की वेटेज इस सवाल की, और कहता है कि प्रिपेयर DL कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2024 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ पर बनानी है। चूँकि मैंने तो सवाल को रिकॉर्ड करने से पहले ऑलरेडी एक दफ़ा रीड किया हुआ है तो कोई इतना रॉकेट साइंस, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। जनरली कंसोलिडेशन के पैटर्न में जिस तरह से सवाल पूछा जाता है, जो रूटीन एडजस्टमेंट्स होती है वही एडजस्टमेंट्स उसी तरह का सवाल है, तो एक मेरे हिसाब से एक मुनासिब सवाल है, एक आसान सवाल है। एनीवे, अब सवाल की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। बैलेंस शीट पे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है तीनों कंपनी का, इंटेंजिबल एसेट्स आ रहा है SL का, इन्वेस्टमेंट इन SL और इन्वेस्टमेंट इन CL आ रहा है सिर्फ DL की बैलेंस शीट पे। सिर्फ DL की बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन SL और इन्वेस्टमेंट इन CL आ रहा है। यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। जनरली जब कोई इनडायरेक्ट सब्सिडरी या इनडायरेक्ट एसोसिएट होता है तो हमारे पास दूसरी कंपनीज के पास भी इन्वेस्टमेंट के नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो अपेरेंटली यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर हमारे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं और एसेट हेल्ड फॉर सेल आ रहे हैं। देन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल आ रहा है, पार वैल्यू 10 है, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबिलिटीज़। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2024 था। कहता है On 1st January 2023, DL acquired 30% shareholding in SL for a cash consideration of 1700 million. Company accounted for this investment using the equity method in separate financial statements. लास्ट ईयर के पहले दिन, करंट ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2024 है, तो लास्ट ईयर से मतलब 2 साल पहले 1 जनवरी 2023 पे डक लिमिटेड ने स्वान लिमिटेड की 30% शेयर होल्डिंग एक्वायर की। 30% शेयर होल्डिंग पे कंट्रोल तो इस्टेब्लिश नहीं होता, ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। 1700 की हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी और इस इन्वेस्टमेंट को हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी मेथड के तहत अकाउंट फॉर किया है। अच्छा, अगर मैं बैलेंस शीट पे देखूँ तो बैलेंस शीट पे ये वैल्यू 1700 नहीं आ रही, बैलेंस शीट पे ये वैल्यू 2640 आ रही है। कहता है एज एट 31 दिसंबर 2023 यानी कि लास्ट ईयर एंड पे द इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड एट 1740 million. The net increase in carrying amount of investment as per equity method for first 6 months of 2024 was 50 million, which has not been accounted for. The fair value of this investment on 1st July 2024 was 1870 million. 1700 हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने इसे इक्विटी अकाउंटिंग मेथड के तहत अकाउंट फॉर किया। पहले साल के आखिर में यानी कि लास्ट ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2023 तक ये इन्वेस्टमेंट 1700 से बढ़कर 1740 हो गई, तो 40 रुपये का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आया होगा लास्ट ईयर, इस साल नहीं लास्ट ईयर। फिर करंट ईयर 2024 के शुरू के 6 महीनों में, 2024 के शुरू के 6 महीनों में इस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया 50 मिलियन, लेकिन ये अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट 1740 की थी, लेकिन अभी भी बैलेंस शीट पे अगर आप देखें तो 1740 नहीं आ रहा, बैलेंस शीट पे तो 2640 का नंबर आ रहा है। पता चल जाएगा क्या रीज़न है इसका। तो लास्ट ईयर इस पे इक्विटी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हुई भी है। करंट ईयर के शुरू के 6 महीनों में जो 50 मिलियन का इंक्रीज आया है वो अभी अकाउंट फॉर नहीं हुआ। और 1 जुलाई 2024 पे इस इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है वो 1870 है, 1870। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है ऑन 1 जुलाई 2024 DL acquired further 35% shareholding in SL. The purchase consideration comprised of the following.
अब करंट ईयर के मिड में 1 जुलाई 2024 पे हमने स्वान लिमिटेड की फर्दर 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर की। 30% हमारे पास ऑलरेडी थी, यानी कि हमारे पास अब 65% शेयर होल्डिंग हो गई। हमारा स्वान लिमिटेड पे कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेप एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है। हमने पहले एक एसोसिएट एक्वायर किया और फिर सब्सिक्वेंटली उसे सब्सिडरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये स्टेप एक्विजिशन हो रही है फ्रॉम एसोसिएट टू सब्सिडरी। कहता है ये जो 35% शेयर होल्डिंग हमने एक्वायर की ना, उसके लिए परचेज कंसिडरेशन कुछ यूँ थी। 1 डिबेंचर हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 ईच इशूड बाय DL फॉर एवरी 5 शेयर इन SL। एडिशनल 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के अगेंस्ट हर 5 शेयर के बदले एक डिबेंचर इशू किया गया और डिबेंचर की पार वैल्यू 100 है और इसके अलावा 900 की कैश पेमेंट की गई। अच्छा, अगर आप गौर करें कि जो हमारे पास ओरिजिनली 35% इन्वेस्टमेंट थी 31 दिसंबर 2023 पे, उसकी वैल्यू 1740 रिकॉर्डेड है और ये जो हमने मजीद 35% शेयर होल्डिंग करंट ईयर में एक्वायर की, उसके लिए हमने कैश पे किया 900। तो अगर आप 1740 में 900 ऐड करेंगे, 1740 प्लस 900, तो ये आएगा 2640, ये आएगा 2640। और बैलेंस शीट पे अगर आप देखें तो बैलेंस शीट पे भी इसका नंबर 2640 ही आ रहा है। यानी कि ये नंबर कैसे बना हुआ है कि लास्ट ईयर तक 30% इन्वेस्टमेंट पे इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई हुई है। इस साल मजीद जो 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर की, उसके लिए जो कैश कंसिडरेशन पे किया वो रिकॉर्ड हुआ है। करंट ईयर में जो 50 मिलियन का इंक्रीज आया था इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में, ये रिकॉर्डेड नहीं है। फर्दर 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए जो डिबेंचर्स इशू किए गए, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ और ये बात आगे लिखी भी है। आगे कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ SL वॉज ₹30 ऑन दैट डेट। SL के एक शेयर की फेयर वैल्यू 30 है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो 30% इन्वेस्टमेंट थी ना, इस 30% इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 1 जुलाई 24 पे, अच्छा 1 जुलाई 24 ये सेम डेट्स हैं। इस 30% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1870 थी, लेकिन एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 30 रुपये। द डिबेंचर्स कैरी एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12% पेबल ऑन 30 जून ईच ईयर एंड विल बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल की डिबेंचर्स की लाइफ है। एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा 12% कूपन के हिसाब से। द मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डिबेंचर्स वॉज 15% पर एनम। अच्छा, हम इन डिबेंचर्स पे 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 15% चल रहा है। एंड कंपनी हैज़ नॉट येट रिकॉर्डेड द एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर। और ये बात इन्होंने बता भी दी कि हमने डिबेंचर जो इशू किए, इसकी जनरल एंट्री है, इसको अपनी बुक्स के अंदर अभी भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है SL रिटेन अर्निंग ऑन 1 जुलाई 2024 अमाउंट्स टू ₹3280 मिलियन and the fair value of SL net asset was equal to their carrying amount except the following। जिस दिन हमने सब्सिडी को एक्वायर किया 1 जुलाई 2024 पे, उस वक्त रिटेन अर्निंग्स 3280 मिलियन है, फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू बराबर है विद फ्यू एक्सेप्शंस। 3 एक्सेप्शंस है हमारे पास। पॉइंट नंबर 1, द एसेट हेल्ड फॉर सेल हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 750 मिलियन while carried in books at fair value less cost to sell of 600 मिलियन। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि जब हम सब्सिडी को एक्वायर करते हैं तो हम सब्सिडी के नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स के तहत हम एक्वायर किए गए नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि रेलिवेंट स्टैंडर्ड के तहत ही रिकॉर्ड करते हैं। और वन ऑफ द एक्सेप्शन है हेल्ड फॉर सेल एसेट। कंसोलिडेशन के रूल्स में हमने ये बात पढ़ी है कि अगर आप कोई सब्सिडी एक्वायर कर रहे हो और सब्सिडी के पास कोई हेल्ड फॉर सेल कोई चीज़ आ रही है, तो उसे आप फेयर वैल्यू पे नहीं रखोगे, उसे आप एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रखोगे। तो यहाँ पर हमें हेल्ड फॉर सेल की फेयर वैल्यू दी हुई है 750, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 600। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट की एक तरह से एक्सेप्शन है कि सब्सिडी के एक्विजिशन पे इसे फेयर वैल्यू पे नहीं लाया जाता, इसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखा जाता है। सेकंड बुलेट में कह रहा है रॉ मटेरियल कैरिड एट 300 मिलियन हैड बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ रिलेटेड सेल्स ऑर्डर। The material is not sellable due to hazardous properties and would require special disposal at an estimated cost of 50 million. These were disposed of in September 2024 at an actual cost of 60 million. जनरली हमारे पास इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट एडजस्टमेंट है कि सब्सिडी के पास 300 की इन्वेंट्री आ रही है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है और ये इतनी डेंजरस या हैजर्डस है कि इसको अब डिस्ट्रॉय करने के लिए 50 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस इन्वेंट्री की एक्चुअली फेयर वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि इन्वेंट्री अब किसी काम की नहीं है और इस इन्वेंट्री को चूंकि डिस्पोज ऑफ करने की रिक्वायरमेंट है, तो 50 मिलियन मजीद खर्च होंगे, यानी कि 50 मिलियन का हमें यहाँ पर प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर एक्चुअली सब्सिडी ने से सितंबर 24 के अंदर, यानी कि हमारी एक्विजिशन के बाद एक्चुअली डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन एक्चुअल डिस्पोजल पर खर्चा 60 मिलियन आया है। थर्ड बुलेट में कहता है
मास्क वर्क सॉफ्टवेयर, a legally protected intangible asset, had a fair value of 1800 million against the carrying amount of 1000 million. The software has a remaining useful life of 5 years. ये सिंपल सी एडजस्टमेंट है. सब्सिडरी के पास एक सॉफ्टवेयर था जिसकी कैरिंग वैल्यू 1000 थी, फेयर वैल्यू 1800 थी और रिमेनिंग लाइफ 5 साल थी. तो यहाँ पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और अकॉर्डिंगली रिमेनिंग लाइफ पे इसे अमोटाइज कर रहे होंगे. तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में हमारे पास स्वान लिमिटेड से पर्टेनिंग डाटा है. पहले ही हमारी इन्वेस्टमेंट थी, फिर पहले ही हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी, फिर ये हमारी सब्सिडरी बन गई. अब पॉइंट नंबर 4 में कहता है ऑन 1 जनवरी 2023, अगेन पिछले साल के पहले दिन, लास्ट ईयर के स्टार्ट पे, DL acquired 55% shareholding in CL, a foreign company, for a cash consideration of 300 million. On that date, CL retained earnings were 195 million. The fair value of CL net asset was equal to their carrying amount except for a legal claim with a fair value of 7 million, disclosed as contingent liability of 12 million. The claim was settled on 30th December 2023 for $10 million. सेम लास्ट ईयर के स्टार्ट में हमने एक और कंपनी की 55% शेयर होल्डिंग एक्वायर की, यानी कि इसे हमने डायरेक्ट एक्विजिशन की, हमने इसे डायरेक्ट सब्सिडरी के तौर पे एक्वायर कर लिया, 55% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली. ये हमारी फॉरेन सब्सिडरी है. $300 मिलियन की हमने कंसिडरेशन दिया था, 195 मिलियन की रिटेन अर्निंग्स थी, नेट एसेट की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर थी, सिवाय एक कंटेंजेंट लायबिलिटी. अब कंटेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज 12 मिलियन है, लेकिन इस कंटेंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 7 मिलियन है. और फिर 30 दिसंबर 2023 पे ये कंटेंजेंट लायबिलिटी को एक्चुअली सेटल कर दिया गया, पे कर दिया गया बाय पेइंग $10 मिलियन. ठीक हो गया. फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2024, करंट ईयर के पहले दिन DL acquired further 15% shareholding in CL against cash consideration of $80 million. On that date, the fair value per share of CL was $26 and retained earning amounted to rupees $225. पहले साल के शुरू में हमने इस सब्सिडरी का मजीद 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, यानी कि यहाँ पर फर्दर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है. ये हमारी सब्सिडरी थी 55% पे, हमने मजीद 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर करके अपनी शेयर होल्डिंग 70% कर दी. फर्दर एक्विजिशन के केस में फिर हम अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली NCI को रिड्यूस वगैरह कर देते हैं. और फिर हमें डिटेल दी हुई है कि कंसिडरेशन इतनी थी, रिटेन अर्निंग्स इतनी थी और फेयर वैल्यू पर शेयर इतनी थी. फिर हमें एक्सचेंज रेट्स दे रहा है डिफरेंट डेट पे. हमें 1 जनवरी 2023 का रेट दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 24 का रेट दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2024 का रेट दिया हुआ है और 2023 और 2024 का हमें एवरेज रेट दिया हुआ है. कहता है कंपनी वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द एक्विजिशन डेट एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट. कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी अपनी NCI को, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, फेयर वैल्यू पे नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में मेजर करेगी. यानी कि यहाँ पर हमें फुल गुडविल मेथड अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर हमें दोनों सब्सिडरी के लिए पार्शियल गुडविल मेथड अप्लाई करना है. तो हमने सवाल अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लिया. अच्छा, सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने एक्सेल के अंदर ऑलरेडी सवाल की में जो डाटा दिया हुआ है वो कॉपी किया हुआ है. ये जो हमारे पास तीनों कंपनीज की बैलेंस शीट दी हुई है, मैंने सिर्फ वो डाटा यहाँ पर कॉपी किया हुआ है और हम फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. अच्छा जी, तो हम वर्किंग से स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले वर्किंग 1 करते हैं और पहले हम काम करते हैं स्वान लिमिटेड पे. स्वान लिमिटेड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम डक लिमिटेड पे आएंगे. तो स्वान लिमिटेड के लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ चेंजेस इन नेट एसेट्स, या वर्किंग 1 जो है, एक मिनट, वर्किंग 1 जो है हम ग्रुप रिजर्व को डेजिग्नेट कर देते हैं. ग्रुप रिजर्व्स की सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आएगी. ग्रुप रिजर्व्स में हमारे पास रिटेन अर्निंग्स में पेरेंट जो है, हमारी पेरेंट का नाम क्या था, डक लिमिटेड. डक लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स मैं एज इट इज लिख सकता हूँ. डक लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स कितनी है, 6913. अच्छा, वैसे यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है ये, ठीक है. तो डक लिमिटेड की रिटेन अर्निंग तो मैंने एज इट इज रख दी क्योंकि वो ग्रुप रिजर्व्स का पार्ट बनेगी. अब स्वान लिमिटेड की वर्किंग के लिए वर्किंग 2, चेंजेस इन नेट एसेट्स. देखिए स्वान लिमिटेड को हमने सब्सिडरी बनाया कब है सर? स्वान लिमिटेड को हमने सब्सिडरी बनाया है 1 जुलाई 2024 पे. तो 1 जुलाई 2024 और ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 2024. ये बेसिकली एट एक्विजिशन है और ये एट रिपोर्टिंग है. स्वान लिमिटेड का हमारे पास शेयर कैपिटल है कितना? शेयर कैपिटल है 2000. स्वान लिमिटेड की हमारे पास रिटेन अर्निंग्स हैं
रिटेन अर्निंग्स कितनी है सर? बैलेंस शीट डेट पे है 3730 और जब आपने इसे अपनी सब्सिडी बनाया था उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग थी, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, एसएल रिटेन अर्निंग ऑन 1 जुलाई 2024 इज 3280, तो 3280। अच्छा, पहले हम नेट एसेट सेट एक्विजिशन, नेट एसेट सेट रिपोर्टिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम गुडविल वगैरह पे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा था कि रिटेन अर्निंग्स 3280 है, फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू बराबर है सिवाय इन 3 एक्सेप्शन की। तो पहला था हमारे पास हेल्ड फॉर सेल, एसेट हेल्ड फॉर सेल। एसेट हेल्ड फॉर सेल के बारे में मैंने बताया कि ये फेयर वैल्यू के एक्सेप्शन है, इसे फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करता, इसे IFRS 5 के हिसाब से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही मेजर करता है। तो ना एक्विजिशन डेट पे कोई एडजस्टमेंट आएगी, ना रिपोर्टिंग डेट पे कोई एडजस्टमेंट आएगी। इसके बाद सब्सिडरी के पास 300 की एक इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है और इन्वेंट्री जो है ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू 0 है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी एक इन्वेंट्री से पर्टेनिंग, और सब्सिडरी के पास वो 300 पे रिकॉर्डेड है, हमारे लिए उसकी वैल्यू 0 है, तो मैं 0 नहीं करूँगा बल्कि मुझे उसे -300 करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्सिडरी के पास इन्वेंट्री 300 पे रिकॉर्डेड है, मुझे कंसोलिडेट करते वक्त इसे 0 वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 0 नहीं आएगी बल्कि -300 आएगी। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो ब्रैकेट के साथ बने हुए नहीं आ रहे, उसमें माइनस लिखा हुआ आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव नंबर है। तीसरा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी फेयर वैल्यू 1800 है और कैरिंग वैल्यू 1000 है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर, तो 1800 माइनस 1000, 800 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। तो ये हमारे पास नेट एसेट एट रिपोर्टिंग आ गई, सॉरी ये हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गए। अच्छा, नेट एसेट एट रिपोर्टिंग के लिए एसेट हेल्ड फॉर सेल में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पर अगर हम देखें तो बैलेंस शीट डेट पे एसेट हेल्ड फॉर सेल 650 का आ रहा है, तो डेफिनेटली इसकी फेयर वैल्यू में चेंज आया होगा, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में चेंज आया होगा, तभी इसको 650 कर दिया गया। सब्सिडी ने उसे ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे कंसोलिडेटेड बुक्स में कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, इन्वेंट्री वाले पॉइंट में लिखा था कि 300 की इन्वेंट्री तो 0 हो गई, लेकिन इसको डिस्पोज ऑफ करने में भी 50 का खर्चा होगा, इसको डिस्पोज ऑफ करने में भी 50 का खर्चा होगा, तो हमें यहाँ पर एक प्रोविजन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री। प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री कितने का? 50 का। तो अगेन ये लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो -50, तो ये नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गए। ये 50 मैंने पहले मिस कर दिया था। इन्होंने कहा है कि दीज वर डिस्पोज्ड इन सितंबर 2024 एट एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 60। अब देखें, साल खत्म होने से पहले सितंबर 2024 में ये इन्वेंट्री एक्चुअली बिक गई, तो जब ये इन्वेंट्री एक्चुअली बेच दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, तो सब्सिडी ने वो लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, और सब्सिडी ने इसको बेचने में 60 मिलियन का खर्चा किया, सब्सिडी ने वो लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो अब बैलेंस शीट डेट पे ये दोनों एडजस्टमेंट्स मेरी 0 हो जाएंगी। बैलेंस शीट डेट पे ये दोनों एडजस्टमेंट्स को मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि सब्सिडी डिस्पोजल करके इस 300 की इन्वेंट्री को भी राइट ऑफ कर चुकी है, और 60 मिलियन का एक्चुअल खर्चा करके वो 60 मिलियन का जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो भी अपने रिटेन अर्निंग्स में रिकॉर्ड कर चुकी है। सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने बताया था कि 1800 का जो 1800 की फेयर वैल्यू का जो सॉफ्टवेयर है जिसकी कैरिंग वैल्यू 1000 है, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। तो मुझे 5 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ पे अगर इसको डेप्रिशिएट करना है, अमोटाइज करना है, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6/12। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, 800 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ली, इसको मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया, तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, अमोटाइजेशन आ गया। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने, तो 6 महीने करने के लिए 6/12 प्रोपोर्शनेट कर दिया। तो 800 में से मैं 6 महीने का अमोटाइजेशन माइनस कर दूं, तो ये अमोटाइज्ड वैल्यू आ जाएगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन सॉफ्टवेयर पे। तो ये आ गया 720। ये हमारे पास आ जाएंगे नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट। हमारे पास इंक्रीज़ इन नेट एसेट्स कितना है सर? इंक्रीज़ इन नेट एसेट्स है हमारे पास दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 720। अच्छा, हमारे पास ओरिजिनली 30% शेयर होल्डिंग थी, सब्सिडी बनाने के बाद हमारी शेयर होल्डिंग हो गई 35%। तो हमारे पास शेयर ऑफ DL 65% और शेयर ऑफ NCI 35%। 35% 65% में हम इस इंक्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 720 इंटू 65%, 720 इंटू 35%। ये हमने सब्सिडी बनने के बाद अगले 6 महीनों में जो हिसाब किताब था, जो मूवमेंट थी, वो सारा अकाउंट फॉर कर लिया है। अब हम आते हैं गुडविल पे। वर्किंग 3 गुडविल।
गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हमारे पास जो ऑलरेडी 30% इन्वेस्टमेंट है जो हमने 1700 की एक्वायर की थी, पहले साल के आखिर में ये 1740 हो गया। 1700 से 1740 का जो इंक्रीज़ है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। 1700 से 1740 का जो इंक्रीज़ है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। शुरू के 6 महीनों में 50 मिलियन का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आया, ये रिकॉर्डेड नहीं है। शुरू के 6 महीनों में 50 मिलियन का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आया, ये रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट दैट इज एसएल फर्स्ट 6 मंथ्स। इतना मैं डिटेल में सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं, बस आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसएल लिख दिया फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024। तो ये कितना था 50 का, ठीक है। अब जब आप 1740 की इन्वेस्टमेंट को 50 से बढ़ाओगे तो 1740 प्लस 50 1790 हो जाएगा। और फिर अब आप इसे सब्सिडी बना रहे हो तो आपको इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। फेयर वैल्यू कितनी है 1870, तो वो जो फेयर वैल्यू का चेंज आएगा, फेयर वैल्यू का जो गेन आएगा वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ 30% ऑफ एसएल कितना 1870 माइनस हमारी बुक्स में कितना रिकॉर्डेड है सर 1740 रिकॉर्डेड है, 1740 रिकॉर्डेड है, ये इन्होंने यहाँ बताया था। और 50 हमने ये रिकॉर्ड किया, 50 हमने अलग से रिकॉर्ड किया, तो 1740 प्लस 50। कैलकुलेशन समझिएगा, साल के शुरू में 1740 पे रिकॉर्डेड था, 6 महीने मैंने 50 का मजीद इंक्रीज़ किया, तो ये हमारी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट आ गई। फेयर वैल्यू 1870 है तो फेयर वैल्यू से ये माइनस कर दिया तो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू आ गया। तो ये आ जाएगा 1870 माइनस 1740 प्लस 50। 1870 में से मैंने 1740 प्लस 50 यानी कि 1790 माइनस कर दिया तो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू आ गया, तो ये आ गया 80। गुडविल की वर्किंग में क्या करेंगे सर? गुडविल की वर्किंग में हम फेयर वैल्यू ऑफ 30% ऑफ एसएल लेंगे, वो कितना है 1870। फिर हमने मजीद 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए डिबेंचर्स इशू किए, इसके लिए थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, और कैश पेमेंट की है। तो फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसको मैं वर्किंग 3 में लेके जाऊंगा, और कैश पेमेंट कितनी की है 900। अब डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मैं वर्किंग 3 करता हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ या डिबेंचर्स बस लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा डिबेंचर की वर्किंग। 1 जुलाई 2024 पे हम खरीद रहे हैं डिबेंचर्स। इन्होंने इस पैरा में बताया था कि 6 साल की इसकी लाइफ है, तो 30 जून 25 1 2 3 4 5। अच्छा, ये आप एन्युटी के फॉर्मूला से शॉर्टकट से कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि एक्सेल है तो मैं बड़ा डिटेल में वर्किंग बना रहा हूँ। 1 जुलाई 2024 में खरीदा और 6 साल की लाइफ थी, तो 6 साल का मैंने टाइमलाइन बना दिया। अब इस डिबेंचर पे, अच्छा पहले तो ये है कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे ये जानना ज़रूरी है। 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये की पार वैल्यू का, और हर 5 शेयर के बदले एक डिबेंचर इशू किया है, हर 5 शेयर के बदले एक डिबेंचर इशू किया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड वो कितना है जी सर? एसएल का शेयर कैपिटल है 2000 का और पार वैल्यू है 10, तो इसका मतलब है कि 200 का 35%, 200 का 35%, क्योंकि हमने 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, तो 200 का 35% करूँगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 2000 पार वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 किया तो 200 हो गया, तो 200 का 35% मैंने इतने शेयर्स एक्वायर किए। अच्छा, हर शेयर के बदले, हर 5 शेयर के बदले एक डिबेंचर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5, मल्टीप्लाई बाय 1/5, जिसको यूँ करें, ये नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 35%। ठीक है, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 1/5 या 70 डिवाइड बाय 5, और डिबेंचर्स पार वैल्यू कितनी आ जाएगी
सर एक डिबेंचर था, इन्होंने बताया था 100 रुपये का, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 1400। तो 1400 की वैल्यू के 1400 की पार वैल्यू के हमने डिबेंचर्स इशू किए। अब इन्होंने कहा था 6 साल तक 12% का इंटरेस्ट पे किया जाएगा और फिर रिडेम्पशन होगी पार वैल्यू पे। तो हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स आएंगी, ये तो ज़ीरो क्योंकि 1 जुलाई 2024 है। 1400 मिलियन का 12%, 1400 मिलियन का 12% हम इंटरेस्ट पे करेंगे हर साल अगले 6 सालों तक। और फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी कितनी, 30 जून 30 पे 1400 की। तो ये हमारे टोटल कैश आउटफ्लोज आ गए। ठीक हो गया। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनकी एट 15%। मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, तो प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट पे कैलकुलेट होगी। 1 2 3 4 5 6। अब प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, दिस डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू द पावर 1। मैंने कैश फ्लो को डिवाइड किया 1 + 15% से, रेज टू द पावर 1 कर दिया क्योंकि पहले साल का कैश फ्लो है। और इसी फॉर्मूला को अगर मैं आगे कॉपी करूं तो ये मेरे पास ये 2 साल का कैश फ्लो, 3 साल का कैश फ्लो, 4 साल का कैश फ्लो, 5 साल का कैश फ्लो और 6 साल का कैश फ्लो, और इन सब का आप टोटल कर लें तो ये आपके पास डे 1 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1241। 1241 हमारे पास डे 1 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये मैंने थोड़ा लंबा तरीके से किया है, आप कैलकुलेटर में इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 1400 को 15% से 6 साल पे डिस्काउंट करें और 168 के एन्युटी के फॉर्मूला से 6 कैश फ्लोज को 15% से डिस्काउंट करें, तो इन दोनों का टोटल 1241.05 ही आएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापस से अपनी इस वर्किंग में। थोड़ा मैंने स्पेस कम छोड़ा था। तो डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू वर्किंग 3 से मैंने रेफर कर दी। अगर आप देखें तो जो नंबर मैं डिफरेंट वर्किंग में कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इसको प्रॉपर्ली रेफर कर रहा हूँ। ये एक प्रोफेशनल तरीका है प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम देने का कि आपकी वर्किंग्स प्रॉपर्ली रेफर्ड हो। तो वर्किंग 3 से ये आ गया। तो हमारे पास ये टोटल 65% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, 30% इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू ले ली, डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू ले ली और कैश पेमेंट। इससे मैं लेस कर दूंगा लेस शेयर ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, कितना सर नेट एसेट्स एट एक्विजिशन थे हमारे पास 5730 1 जुलाई 2024 पे। 5730 का हम ले लेंगे 65% और माइनस में, क्योंकि एनसीए प्रोपोर्शनेट शेयर है तो 5730 का 65% मैंने माइनस कर दिया। ये हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ गई। इस सवाल में गुडविल की इम्पेयरमेंट वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, तो यही हमारी गुडविल एट एक्विजिशन आ गई। इसकी भी कैलकुलेशन अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि 5730 मल्टीप्लाई बाय 65% हमने ये ऐसे कैलकुलेट किया है। देखो ये नंबर सवाल में डायरेक्टली गिवन था, ये नंबर सवाल में डायरेक्टली गिवन था। ये मैंने कैलकुलेट किया तो वर्किंग से रेफर किया, ये मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने कैलकुलेशन दिखा दी इसकी, तो गुडविल एट एक्विजिशन आ गई। अच्छा जी, एक और वर्किंग करते हैं, वर्किंग 4, एक मिनट, ये वर्किंग 2 है, वर्किंग 3 है, तो ये वर्किंग 4 होगा। वर्किंग 5 करते हैं, एनसीआई ऑफ एसएल, एनसीआई ऑफ एसएल आ जाएगा एट एक्विजिशन। ये कितना होगा 5730, जो इस सब्सिडरी के नेट एसेट से एक्विजिशन पे 5730, इसका 35%। तो इस अमाउंट का अगर हम 35% करें तो ये एनसीआई एट एक्विजिशन आ गया। और फिर पोस्ट एक्विजिशन ये आ जाएगा हमारा वर्किंग 2 से। ये वर्किंग 2 में हमने एनसीआई का शेयर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 252, तो ये एनसीआई का नंबर आ गया 2005.5 और 252 एनसीआई ऑफ एसएल फाइनल हो गई। अच्छा, एनसीआई का नंबर कैलकुलेट कर लिया, गुडविल का नंबर कैलकुलेट कर लिया, ये जो एडजस्टमेंट्स थी सारी कैलकुलेट कर ली, डिबेंचर्स। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। सबसे पहले जो शेयर ऑफ डीएल है इसे हमें ग्रुप रिजर्व्स में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में शुरू के 6 महीने का 50 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ 30% इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ एसएल फ्रॉम वर्किंग 2
ये यहाँ लिंक कर देता हूँ, वो कितना है 468, सॉरी 468। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने बताई थी कि हमने डिबेंचर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब डिबेंचर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसका मतलब है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जब इन डिबेंचर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो 6 महीने का डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी सिंपल सी एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L या ग्रुप रिजर्व्स में डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। कितने से 1241.05 इंटू 15% मार्केट रेट से आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और इंटू 6/12 6 महीने का इंटरेस्ट, तो 93.08 का इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट जो भी रिकॉर्ड होगा उससे हमारे ग्रुप रिजर्व्स कम होंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिबेंचर्स ये आ रहा है वर्किंग 4 में मैंने कैलकुलेट किया है और इसे मैं नेगेटिव के साइन के साथ, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो 93.08 सब कुछ प्लॉट कर दिया है मैंने ग्रुप रिजर्व्स में। देखिए शेयर ऑफ इंक्रीज इन नेट एसेट्स रिकॉर्ड कर दिया, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, हाँ अपेरेंटली सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, लेकिन अब यहाँ से बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, यहाँ से बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये तो हमारे पास तीनों कंपनीज़ की बैलेंस शीट थी, सही है। यहाँ पर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूँ डक लिमिटेड की। ये मेरा बेसिकली यहाँ से यूँ समझें कि सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास एक गुडविल नाम का एसेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्लब करके लिखेंगे पहले अमाउंट, DL SL और CL के, और फिर जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स होंगी उसे मैं यहाँ प्लॉट करता जाऊँगा, ठीक है। ये हम एडजस्टमेंट्स दिखा देंगे और फिर आखिर में हम टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले एक हमारे पास गुडविल की एडजस्टमेंट है जो हमने वर्किंग 3 में की है। तो ये आ जाएगा कितना, इसको हम गुडविल में दिखाएंगे 286.55। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो मैंने कॉलम बनाया है ना, इसमें मैं यहाँ से नंबर्स टोटल करके लिख दूंगा, आखिर में कर लूँगा। जो जो इन वर्किंग्स का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे बैलेंस शीट पे जाएगा वो मैं एडजस्टमेंट्स में प्लॉट कर रहा हूँ। तो वर्किंग 3 में गुडविल थी, वो मैंने इस कॉलम में लिख दी। आप डायरेक्टली उठा के रखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर वर्किंग 1 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है सॉफ्टवेयर की, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है सॉफ्टवेयर क्योंकि हेल्ड फॉर सेल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, प्रोविजन की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट थी 720 की, वर्किंग 2 से आ रही है। तो वर्किंग 2 इंटेंजिबल में एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी 720 की। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक्सेल को किस तरह से मैनेज करते हैं, कितना कन्वीनियंट है। अगर आप फाइनल नंबर बैलेंस शीट में ले जाना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म लोन में डिबेंचर्स आ जाएगा, ये आएगा वर्किंग 4 से ना, तो वर्किंग 4 लॉन्ग टर्म लोन में हम डिबेंचर, या मैं सेल को यहाँ लिंक कर रहा हूँ फ़िलहाल, यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट पेबल, मैं इन दोनों का टोटल दिखा रहा हूँ। 1241 का डिबेंचर पेबल का अमाउंट था और ये इंटरेस्ट पेबल, तो ये आ गया टोटल 1334.13, और मैंने इसे लिंक कर दिया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया था वर्किंग 4 रेफरेंस देके लॉन्ग टर्म लोन के अंदर। इंटरेस्ट पेबल को सेपरेट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन नहीं थी, तो मैंने सारा कुछ लॉन्ग टर्म लोन में ही मैनेज कर दिया। आप इंटरेस्ट पेबल को यहाँ दिखाना चाहे करंट लायबिलिटीज़ में दिखा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। चले दिखाई देते हैं, आप कह रहे तो डिबेंचर को मैं लॉन्ग टर्म लोन में दिखा देता हूँ 1241, और इंटरेस्ट पेबल जो है मैं करंट लायबिलिटीज़ में ऐड कर देता हूँ
तो ये आ जाएगा 9308। तो पहले मैंने पूरा अमाउंट डिबेंचर्स का लॉन्ग टर्म लोन में दिखा दिया था, अब मैंने दोनों को सेपरेट करके अलग अलग कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन अलग और करंट लायबिलिटीज अलग। तो सब्सिडरी 1 हमारी यहाँ तक डन हो चुकी है, आई बिलीव कि मैंने सब कुछ प्लॉट कर दिया है। हाँ, अच्छा, अपनी कन्वीनियंस के लिए वर्किंग 5 तक मैं कर चुका हूँ, तो अच्छा NCA को भी प्लॉट कर देते हैं ना हाथों हाथ। तो वर्किंग 5 और NCA, तो रिटेन अर्निंग के बाद एक कॉलम ऐड कर देंगे, सॉरी रो ऐड कर देंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इसकी NCA लिख देंगे 2257.5। तो मैंने NCA की एक रो ऐड की रिटेन अर्निंग्स के नीचे, और वर्किंग 5 में मैंने NCA का नंबर रख दिया, ठीक है, लिंक कर दिया। तो अब ये सारी वर्किंग्स हमारी हो चुकी है। अब इसका कोई मज़ीद काम नहीं है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे फॉर द टाइम बीन मैं हाइड कर देता हूँ। अब आते हैं हम अपनी सेकंड सब्सिडरी, सेकंड इन्वेस्टमेंट पे, जिसका नाम था क्रेन लिमिटेड। क्रेन लिमिटेड का मामला थोड़ा अलग है, एक तो ये फॉरेन सब्सिडरी है और यहाँ पर फर्दर एक्विजिशन हो रही है, तो मोर और लेस वही सारी वर्किंग्स बनानी है। अब हमने चेंजेस इन नेट एसेट्स, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं 3 कॉलम्स में इसकी वर्किंग बना रहा हूँ, रीज़न बीन कि 1 जनवरी 2023 पे हमने 55% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली थी। 1 जनवरी 2023 पे हमने 55% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली थी, ये सवाल में दिया हुआ था, ये रहा। फिर 1 जनवरी 24 पे मज़ीद 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर की, तो हमारी शेयर होल्डिंग हो गई 70%। और फिर 31 दिसंबर 2024 हमारी रिपोर्टिंग डेट है, अभी भी हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है, 70%। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी एट एक्विजिशन, एट फर्दर एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। अच्छा, अब पहले मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ FC डॉलर्स में, फिर इसको रुपये में बाद में कन्वर्ट करेंगे जब ट्रांसलेशन रिजर्व्स वगैरह बनाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल, इसका शेयर कैपिटल कितना है, 200, ये तीनों जगह पर सेम रहेगा। रिटेन अर्निंग्स, इसकी रिटेन अर्निंग्स बैलेंस शीट डेट पे दी हुई है 265, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 265, और बाकी रिटेन अर्निंग्स का डाटा हमें यहाँ कहीं दिया हुआ होगा। देखिए 1 जनवरी 2023 पे जब हमने एक्वायर किया उस वक्त रिटेन अर्निंग्स थी 195, तो ये आ जाएगा 195 यहाँ पे। 1 जनवरी 23 पे जब हमने एक्वायर किया था तब रिटेन अर्निंग्स थी 195, तो 195 यहाँ लिख दिया। 1 जनवरी 24 पे जब एक्वायर किया था तब रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, 225, तो यहाँ 225 लिख दिया। तो ये 1 जनवरी 23 की रिटेन अर्निंग्स, ये 1 जनवरी 24 की रिटेन अर्निंग्स, और ये 31 दिसंबर 2025 4 की रिटेन अर्निंग्स 265, ठीक है। यहाँ लिखा था कि एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, द फेयर वैल्यू ऑफ CL नेट एसेट वाज इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट फॉर अ लीगल क्लेम फॉर अ फेयर वैल्यू ऑफ 7 मिलियन। तो हमारे पास एक प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम आएगा, कितने का, -7, प्रोविजन है तो -7। फिर उन्होंने कहा था कि पहले तो ये कंटेंशन लायबिलिटी था, लेकिन 30 दिसंबर 2023 पे ये सेटल हो गया 10 मिलियन पे करके। अब चूंकि ये सेटल हो गया तो सब्सिडी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, सब्सिडी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो अब मुझे सब्सिक्वेंटली इसकी कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सिक्वेंटली मुझे इसकी कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया टोटल इन सब का। और अगर हम नेट इंक्रीज इन नेट एसेट्स कैलकुलेट करें तो शुरू के 1 साल में इंक्रीज़ आया 37 का, और फिर अगले 1 साल में इंक्रीज़ आया 40 का। ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया 425 - 388, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया 465 - 425। इसे मैं अभी डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मैं वर्किंग बनाऊंगा FCY रिज़र्व की तब इसे NCA और पैरेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बस ये याद रहे कि ये 37 का जो इंक्रीज़ है ये पेरेंट को 55% मिलेगा, NCA को 45% मिलेगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 24 तक है।
और ये जो 40 का इंक्रीज़ है ये पेरेंट को 70% मिलेगा और एनसीआई को 30% मिलेगा। कैसे, वो आपको मैं एफसीवाई रिजर्व की वर्किंग में समझाऊंगा। इसके बाद अगर हम वर्किंग करें गुडविल की, वर्किंग 7 गुडविल। अच्छा, गुडविल की वर्किंग के लिए हम अलग अलग करेंसी में वर्किंग करेंगे। तो एक आ जाएगा हमारे पास एफसीवाई डॉलर में वर्किंग। एक्सचेंज रेट हमारे पास दिया हुआ है रुपीज़ पर एफसी डॉलर, रुपीज़ पर एफसी डॉलर, और ये आ जाएगा रुपीज़ इन मिलियन। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 को रीड करते हैं। कहता है 1 जनवरी 23 पे हमने 55% शेयर होल्डिंग एक्वायर की थी फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 300 मिलियन। तो ये आ जाएगा 300 मिलियन कैश कंसिडरेशन। फिर इन्होंने आगे रिटेन अर्निंग्स वगैरह की बात की थी, ठीक हो गया। 1 जनवरी 24 पे हमने मजीद 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर की, लेकिन चूंकि सब्सिडरी यहाँ पे ही बन गई थी तो गुडविल तो यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैश कंसिडरेशन से मैं लेस कर दूंगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, कितना 388 का 55%। देखो 388 के नेट एसेट एक्विजिशन थे और मैंने 55% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है ना, तो 388 का 55%। और नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन। फिर हमारे पास अगेन अच्छी बात यह है कि हमारे पास क्या कहते हैं वो कुछ नहीं है, क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो हमारे पास एफसीवाई गेन और लॉस आएगा 2023 का, तो ये हमारे पास बनेगा गुडविल एट 31 दिसंबर 2023। इसी तरह एफसीवाई गेन और लॉस आएगा 2024 का, तो ये बनेगा गुडविल एट 31 दिसंबर 2024। अब देखें गुडविल की इम्पेयरमेंट का कोई जिक्र नहीं है, तो इस अमाउंट में मतलब फॉरेन करेंसी के अमाउंट में तो ये 86.60 ही बनेगा, क्योंकि कोई सवाल में कोई इम्पेयरमेंट वगैरह तो है नहीं। यहाँ भी 86.0, यहाँ भी 86.0, यहाँ भी 86.0। लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजर्व्स क्रिएट होंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ये है 1 जनवरी 2023, यह है 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 पे एक्सचेंज रेट कितना है 23, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट आएगा 23, ये भी आएगा 23, ये भी आएगा 23, बल्कि इनको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली इसी को कन्वर्ट कर दें 23। 31 दिसंबर 2023 पे एक्सचेंज रेट कितना है, 31 दिसंबर 2023 पे एक्सचेंज रेट है 25, तो ये आ जाएगा 25। और 31 दिसंबर 2024 पे कितना है, 31 दिसंबर 24 पे 28, तो ये आ जाएगा 28। तो ये हम सिंपली इसको ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। रेलिवेंट डेट्स, ये एक्विजिशन डेट थी 1 जनवरी 23, यहाँ लिख देता हूँ, ये था 31 दिसंबर 23। अच्छा वैसे लिखा हुआ ये मैंने बराबर में, चलो तो ये 1 जनवरी 23 का रेट ले लिया, ये 31 दिसंबर 23 का रेट ले लिया है, 31 दिसंबर 24 का रेट ले लिया। अब इसे मैं PKR में कन्वर्ट करूँ तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज़ पर डॉलर का रेट है और डॉलर से रुपीज़ में जाना है तो यस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास इन डेट्स पे गुडविल का अमाउंट आ गया रुपी टर्म में। एफसीवाई रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंसिंग ले सकते हैं। अच्छा, अलग से वर्किंग बनाना चाहो एफसीवाई रिजर्व की बना सकते हो, मैंने यहीं पे एफसीवाई रिजर्व की वर्किंग भी कर ली है। किस तरीके से, दिस माइनस दिस, ये 2023 का रिजर्व आ गया, दिस माइनस दिस, ये 2024 का रिजर्व आ गया। 2023 का रिजर्व, 2024 का रिजर्व। अगर हम मुझसे पूछें कि सर एफसीवाई रिजर्व ऑन गुडविल क्यूमुलेटिव एज एट 31 दिसंबर 2024 कितना है, तो वो होगा दिस प्लस दिस। ये क्यूमुलेटिव रिजर्व है एज एट 31 दिसंबर 2024, 2023 और 2024 का टोटल। अच्छा, चूंकि पार्शियल गुडविल मेथड है, फुल गुडविल मेथड नहीं है, तो जितना भी ये एफसीवाई रिजर्व ऑन गुडविल आया है इसमें एनसीए का कोई पोर्शन नहीं, ये सारा का सारा पेरेंट की बैलेंस शीट पे एफसीवाई रिजर्व में चला जाएगा।
तो चेंजेस इन नेट एसेट्स हो गया, गुडविल हो गया, क्या रह गया है, एनसीआई रह गया है। ये हरकत हुई है ना कि ये बेचा कुछ 15% मजीद ख़रीदा। अच्छा जी, यहाँ देखें वर्किंग 8 एनसीआई, सबसे पहले एनसीआई एट एक्विजिशन, अगेन इस तरह की वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम एनसीआई एट एक्विजिशन लेंगे, कितना, नेट एसेट एट एक्विजिशन थी 388 और 388 का 55% हमारा है, तो 45% एनसीआई है। तो 388 मल्टीप्लाई बाय 45%, सही कर रहा हूँ, 388 मल्टीप्लाई बाय 45% सही है, 388 मल्टीप्लाई बाय 45%। फिर पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन कितना सर, ये जो 37 का इंक्रीज़ आया, ये जो 37 का इंक्रीज़ आया, या इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। या एनसीए कैलकुलेट करने से पहले हम एक वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग 9 एफसीवाई रिजर्व्स। ये वर्किंग हमारी कैसे बनती है, यही 3 हेडिंग्स आएंगी। नेट एसेट्स एज एट 1 जनवरी 2023, इंक्रीज इन नेट एसेट्स 2023, एफसीवाई बैलेंसिंग नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर 2023, फिर इंक्रीज इन 2024 एफसीवाई, ये 2023 का बैलेंसिंग है, ये 2024 का बैलेंसिंग है, और एट 31 दिसंबर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैंने सिर्फ लिखा है, समझाया नहीं है। देखो सबसे पहले नेट एसेट से शुरू में, फिर जो इंक्रीज़ आया 2023 में, और फिर साल के आखिर में, और एफसीवाई बैलेंसिंग निकालेंगे। फिर जो 2 इंक्रीज़ आया 2024 में, फिर बैलेंसिंग, और फिर साल के आखिर में निकालेंगे। कैसे, नंबर्स लिंक्ड होंगे ऊपर से। नेट एसेट एक्विजिशन कितना था 388, इंक्रीज़ कितना आया शुरू के 1 साल में 37 का, तो डॉलर टर्म में कितना हो गया इन सब का टोटल। इंक्रीज़ कितना आया 2024 में, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 40, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा ये। अब एफसीवाई रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए रेलेवेंट एक्सचेंज रेट प्लॉट करने पड़ेंगे। तो 1 जनवरी 23 पे रेट कितना था, 1 जनवरी 23 पे रेट था 23, तो ये आ जाएगा 23। 2023 का इंक्रीज़ एवरेज रेट पे ट्रांसलेट होगा, एवरेज रेट कितना है 24.5, तो 24.5। फिर 31 दिसंबर 23 पे एक्सचेंज रेट कितना है, 31 दिसंबर 23 पे एक्सचेंज रेट है 25, तो 25। इंक्रीज़ इन 2024 के लिए 2024 का एवरेज रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है 26, ये रहा, तो यह आ जाएगा 26। और नेट एसेट रेट 31 दिसंबर 24 के लिए 31 दिसंबर 24 का रेट कितना है 28, तो यह आ जाएगा 28। अब मैं इन सब को ट्रांसलेट कर दूंगा रुपीज़ में। मैंने इन सबको रुपीज़ में ट्रांसलेट कर दिया। तो डॉलर टर्म में तो मूवमेंट ये बन रही है, लेकिन पीकेआर टर्म में ये मूवमेंट रिकनसाइल नहीं करती, तो हमें एक बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आ गया 794.5 2023 में। इसी तरीके से दिस माइनस दिस, देखो मैंने नंबर कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने नंबर कैलकुलेट किया है 10625 माइनस 8924 माइनस 906.5, तो ये आ गया एफसीवाई रिजर्व बैलेंसिंग यहाँ पे। और यहाँ कैसे कैलकुलेट किया 13020 माइनस 10625 माइनस 1040, तो ये हमने एफसीवाई रिजर्व कैलकुलेट कर लिया। अब देखें एफसीवाई रिजर्व ऑन नेट एसेट्स क्यूमुलेटिव एज एट 31 दिसंबर 2024, वो कितना है, दिस प्लस दिस, इन दोनों का टोटल। लेकिन अब बड़ी टेक्निकल एक बात है, मतलब एक बारीकी है यहाँ पे, कि आपने जो ये रिजर्व कैलकुलेट किया है ना, आप इसे एक रेशो में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 2023 के रिजर्व में एनसीए का हिस्सा कुछ और है, 2024 के रिजर्व में एनसीए का हिस्सा कुछ और है। क्या हिस्सा है देखो,
अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं DL, NCI, DL और NCI, तो यहाँ पर DL का हिस्सा होगा 55%, यहाँ पर NCI का हिस्सा होगा 45%। शुरू के पहले वाले साल में ये जो इंक्रीज़ निकाला है हमने 794 का, ये पेरेंट और NCI में टूटेगा किस रेशो में? 55 और 45 के रेशो में। सही परसेंटेज लगाइए। और यहाँ जो टूटेगा ये टूटेगा 70% और 30% के रेशो में। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 70%, दिस मल्टीप्लाई बाय 30%। ये हमने वर्किंग की है FCY रिजर्व की। ठीक हो गया। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो है इसे भी तोड़ दें। पोस्ट एक्विजिशन 2023 का कितना है? 906.5। तो पेरेंट को मिलेगा 906.5 का 55%, NCI को मिलेगा 906.5 का 45%, और ये टोटल मैच करना चाहिए 906 से, इस अमाउंट से, क्योंकि मैंने इसी का 55-45 कर दिया। इसी तरह यहाँ पे 1040 का 70% और 1040 का 30%। थोड़ा सा मुझे पता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका फोकस है कि मैं नंबर्स कहाँ से उठा रहा हूँ। देखो, ये 2023 है, ये 2024 है। 2023 का इंक्रीज इन नेट एसेट्स रुपी टर्म में और FCY रिजर्व 45-55 के रेशो में टूटेगा, और 2024 का FCY रिजर्व और नेट इंक्रीज इन एसेट 70-30 के रेशो में टूटेगा। तो मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है, रेलेवेंट परसेंटेज में, और ये सब काम मैंने किया है वर्किंग 9 में। अच्छा, अब हम NCI की वर्किंग कंप्लीट करें। तो NCI की वर्किंग कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हमने NCI एट एक्विजिशन कैलकुलेट किया। ये आ गया 388 इंटू 45%। ये 388 क्या था? ये नेट एसेट एट एक्विजिशन थे। इसको हम 1 जनवरी के रेट से ही ट्रांसलेट कर देंगे। तो 1 जनवरी पे एक्सचेंज रेट कितना था? 23 तो ये आ जाएगा दिस, ठीक है। अब पोस्ट एक्विजिशन NCI को जो मिलेगा वो मिलेगा वर्किंग 9 में मैंने कैलकुलेट किया है। वो कितना है सर? 2023 में मिलेगा इसे, ये रहा 407.93। देखो मैं लिख देता हूँ, ये 2023 है और ये 2024 है। तो 2023 का जो पोस्ट एक्विजिशन NCI को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 407। ये मैंने यहाँ से उठाया है। और FCY रिजर्व कितना मिलेगा? अगेन वो भी मिलेगा वर्किंग 9 से। वो कितना है? 357.53। तो इन दोनों नंबर्स को मैं यहाँ ले गया, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास NCI का नंबर, सॉरी, एज एट 31 दिसंबर 2023, ठीक है। अब हमने 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है मजीद 80 मिलियन पे करके। तो हमारे पास डिक्रीज इन NCI एट 15%, 15% से हमारी NCI कम होगी। कैसे कम करेंगे? इसका डायरेक्ट 15% ही ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी NCI 45% पे है। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 45, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 45, ठीक हो गया, क्योंकि 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 45 में से 15% हम ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 45, ये डिक्रीज इन NCI आ गया। अच्छा, एक जनरल एंट्री यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि जब हमारी NCI डिक्रीज हुई होगी तो NCI डेबिट हुई होगी, हमारे पास से कैश क्रेडिट हुआ होगा, और जो भी बैलेंसिंग आएगा वो OCE में जाएगा, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा। देखो कितना सर, हमने 80 मिलियन पे किया है 1 जनवरी 24 पे, और 1 जनवरी 24 पे रेट कितना था? 25। 80 मिलियन पे किया है 1 जनवरी 24 पे, रेट कितना है? 25। तो ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 25, 80 मल्टीप्लाई बाय 25, 2000। NCI कितने से कम हुआ सर? NCI कम हुआ 1593 से, तो ये आ जाएगा 1593, और OCE अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी आ जाएगा बैलेंसिंग दिस माइनस दिस,
इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये बैलेंसिंग ओसी आएगा, इसे मैं ऊपर ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में ले जाऊँगा। अब ये प्रोपोर्शनेट डिक्रीज़ करने के बाद अब दोबारा से पोस्ट एक्विजिशन, बेसिकली ये देखो ये 2023 का था, ये थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने वर्किंग ज़्यादा करवाई है तभी तो 25 मार्क्स दिए इस सवाल के। अब 2024 का जो रेशो है वो क्या है सर? 2024 में एनसीए का पोस्ट एक्विजिशन है 312 और एफसीवाई रिज़र्व है 406। तो ये हमारे पास एनसीए का नंबर आ गया एज एट 31 दिसंबर 2024। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्किंग में आपको समझा पाया हूँ। एनसीए की वर्किंग कंप्लीट हो गई, एफसीवाई रिजर्व्स की वर्किंग हमने कर रखी है, हमने एफसीवाई रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन को पेरेंट एनसीए में तोड़ दिया, ओसीजी की एडजस्टमेंट निकाली। तो नंबर्स मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं लगभग। अब मुझे बस ग्रुप रिजर्व्स में इनको प्लॉट करना है। देखो ग्रुप रिजर्व्स में क्या क्या आएगा, रिटेन अर्निंग के अलावा मैं एक और बना देता हूँ ओसीई, हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ सीएल, और ये हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग 9 में, तो ये आएगा 498.58। एक तो ये आएगा 2023 का, और फिर आएगा 2024 का। 2024 का कितना है, बस आई होप कि मैंने नंबर्स लिंक करने में कोई गलती ना कर दी हो। 728, 498 और 728 में एक दफ़ा देख लेता हूँ। पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में डीएल का 498 और पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में डीएल का 728। ठीक रेफ़र किया हमने। और क्या करेंगे जी, पोस्ट एक्विजिशन प्लॉट कर दिया, एफसीवाई रिजर्व को तो अलग से ही दिखा देंगे। ओसीई की एडजस्टमेंट, ओसी डेबिट हो रहा है तो ओसी की एडजस्टमेंट डेबिट हो रही है, तो फर्दर एक्विजिशन दैट इज़ 15% ऑफ सीएल, ये हमने कहाँ किया है, वर्किंग 8 में। अलग से नंबर भी दे सकते हैं, वर्किंग 8 सही है। अच्छा चूँकि ये नेगेटिव है तो इसे मैं नेगेटिव में दिखा रहा हूँ, मतलब डेबिट हुआ है तो इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया, 406.25। तो मेरा तो ख्याल है कि मैंने सब कुछ प्लॉट कर दिया है, यहाँ से सब कुछ प्लॉट कर दिया, इंक्रीज़ प्लॉट कर दिया, गुडविल का नंबर कैलकुलेट कर लिया है, सब कुछ हो गया है। अब बस नंबर्स को हमें क्लोज करना है। नंबर्स को क्लोज करने के लिए क्या क्या आएगा, अच्छा ग्रुप रिजर्व्स को हम 200 में तोड़ देते हैं। एक होगा रिटेन अर्निंग, एक होगा ओसीई। कोई चीज़ हमें एडजस्टमेंट्स में प्लॉट करनी है, देखो एनसीआई को हम एडजस्टमेंट में प्लॉट कर सकते हैं, तो वर्किंग 5 वाले कॉलम में हमें ऐड कर देता है। इसकी एनसीआई की वर्किंग की हमने वर्किंग 8 में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग 5 एंड वर्किंग 8। तो ये जो एनसीआई का नंबर पहली वाली सब्सिडरी का था, इसी में हम ऐड कर देंगे दूसरी वाली सब्सिडरी का 3906.00। इसी तरह गुडविल, इस पहली वाली सब्सिडरी की वर्किंग 3 में थी, दूसरी वाली सब्सिडरी की गुडविल हमने वर्किंग 7 में कैलकुलेट की है, एंड वर्किंग 7 तो प्लस इसकी गुडविल हमने कैलकुलेट की थी, आ गई 424.80। और कोई चीज़, गुडविल प्लॉट कर दी, एनसीआई प्लॉट कर दिया। अच्छा यहाँ पर एक हमारे पास एफसीवाई रिजर्व भी आ जाएगा। एफसीवाई रिजर्व में हमने एफसीवाई रिजर्व की वर्किंग कहाँ की है, एफसीवाई रिजर्व की वर्किंग गुडविल की यहाँ की थी 433, वर्किंग 7 में, और बाकी वर्किंग 9 में। वर्किंग 7 में अच्छा ये वर्किंग 9 वाला ये नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये तो टोटल इंक्रीज इन नेट टोटल रिजर्व है ना। पेरेंट का रिजर्व कितना है सर, पेरेंट का रिजर्व है 436 और 948, 436 और 948, ये पेरेंट का रिजर्व है 436 और 948।
तो हमें गुडविल का रिजर्व लेना है 433, ये है वर्किंग 7 में और ये है वर्किंग 9 में। तो वर्किंग 7 एंड वर्किंग 9, तो यहाँ पे ले जाएंगे इज इक्वल्स टू, सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सेल पे कंट्रोल कितना है। तो 433 अगर आप फॉर्मूला बार में देखें तो इस सेल में मैंने प्लस कर दिया और फिर ये पेरेंट का मैंने कैलकुलेट किया था 1385.48। तो सारे नंबर जो वर्किंग से आ रहे थे वो तो मैंने यहाँ रेफ़र कर दिए। अब ऊपर से टोटल ले लेते हैं। देखो पेरेंट और सब्सिडरी के नंबर तो एज इट इज़ टोटल ले लेंगे, जो तीसरी वाली सब्सिडरी है CL उसके नंबर्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 31 दिसंबर 24 का रेट चाहिए। 31 दिसंबर 24 का रेट कितना है? 31 दिसंबर 24 का रेट है 28। तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस इंटू 28। सही है। इंटेंजिबल में सिर्फ ये सब्सिडी का एक आ जाएगा और एक एडजस्टमेंट थी जो हमने यहाँ प्लॉट कर दी। गुडविल हमने ऑलरेडी टोटल किया हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इन एसएल हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। करंट एसेट्स आएगा दिस प्लस 190 इंटू 28। ठीक है। एसेट हेल्ड फॉर सेल में सिर्फ एक ही सब्सिडी का है तो 650। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का दिखाएंगे 6000। ग्रुप रिजर्व्स और ओसी हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग 1 में, तो इसको मैं रेफ़र कर देता हूँ वर्किंग 1। अच्छा मैंने टोटल नहीं लिया था यहाँ पे, टोटल भी ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 864 और ये आ जाएगा 406। FCY रिज़र्व को मैंने यहाँ एडजस्टमेंट में डाल दिया है वर्किंग 7 वर्किंग 9 से। लॉन्ग टर्म लोन दो कंपनीज़ के पास है। पेरेंट के पास है 7390 का ये रहा और 1375 का। और करंट लायबिलिटीज़ 3325 प्लस 2415 प्लस तीसरी वाली सब्सिडरी का 135 मल्टीप्लाई बाय 28। और बाकी सारी चीज़ें मैंने एडजस्टमेंट्स में रखी है। अब अगेन सही किया है गलत किया अभी पता चल जाएगा जब टोटल मैच नहीं करेगा। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। ट्राई कर जाता तो सही है, नहीं करेगा तो ढूंढेंगे बैठ के कि क्या गड़बड़ कर दी मैंने। सम ऑफ दीज कॉलम्स तो ये टोटल एसेट्स आ गए 4179। तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ज़बरदस्त, बल्कि टाई कर गया हमारा 41.729। अब देखें सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल कंप्लीट करने के अलावा मुझे एक चीज़ जो आपको सिखानी या समझानी है वो ये कि अगर आप मेरे सोल्यूशन को देखें तो वो एक तो एक्यूरेट भी है लेकिन एक प्रोफेशनल सोल्यूशन है जिसमें हर चीज़ मैंने प्रॉपर्ली रेफ़र की है। कैसे मतलब एग्जामिनर के सामने मेरा सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट होगा? एग्जामिनर के सामने मेरा सोल्यूशन ऐसे प्रेजेंट होगा कि एग्जामिनर ने सवाल में कंसोलिडेटेड, देखो ये तो सवाल है तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एग्जामिनर ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी तो ये मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है। सही है। ये नंबर्स हमने सवाल से टोटल कर लिए, ये सारे नंबर्स एडजस्टमेंट से आ रहे हैं, सारी एडजस्टमेंट्स रेफर्ड हैं और ये कंसोलिडेटेड नंबर्स आ रहे हैं। बैलेंस शीट हमारी टाई हो रही है। सवाल की रिक्वायरमेंट से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। पहले बैलेंस शीट आ गई, अब वर्किंग सारी चल रही है। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6 एंड सो ऑन। अब ये फाइनल आंसर आपने एक्सेल में कर लिया। अब आपका पूरा आंसर जो है ना आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आप जब एग्जाम में एक्सेल एरिया में सवाल को सॉल्व करते हैं तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, आपको उससे वर्ड एरिया में कॉपी करना होगा। आपने पूरा ये कॉपी किया, मेक श्योर कि आपने हर चीज़ प्रॉपर्ली कॉपी की हो। सही है। और आप इसे सिंपली कॉपी करके आपके आंसर एरिया जो वर्ड एरिया होता है वहाँ पे सिंपली एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। आपको फॉर्मेटिंग वगैरह के झमेले में पढ़ने की चक्कर नहीं होगा। तो यहाँ तक फाइनली हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ। अच्छा देखिए,
मैं अपना लेक्चर का टाइम देख रहा हूँ तो मुझे 45 मिनट तकरीबन दिख रहा है, यानी कि 25 मार्क का सवाल मैंने पढ़ाते हुए समझाते हुए सॉल्व किया तो मैं 45 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं वन गो में विदाउट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सॉल्व करता तो शायद मैं इसे 35 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेता। तो 25 मार्क्स के सवाल के लिए अगर 35 मिनट इन्वेस्ट होते हैं एग्जाम में तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। और मेरे हिसाब से कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, स्पेशली जो FCY सब्सिडी थी, लेकिन अदरवाइज ये मैनेजेबल सवाल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।